हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात ये है कि अभी इसी अगले महीने मार्च में, अगले महीने या फरवरी में या मार्च में एक नोटिफिकेशन आने वाला है। असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे की एक नौकरी है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको ड्राइवर भी बोलते हैं, जो कहते हैं जो ट्रेन जो कहते हैं चलाते हैं। ठीक है, तो उसकी एक भर्ती आने वाली है। साथ में उसी के साथ में असिस्टेंट लोको पायलट के साथ में जो टेक्नीशियन की भर्ती आनी है। तो देखिए, पूरी एक बहुत बड़ी भर्ती आनी है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो क्या कहते हैं, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो 2018 में वैकेंसी आई थी, बहुत बम्पर वैकेंसी आई थी एलपी एंड टेक्नीशियन की। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सब कुछ आज मैं किसमें क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको सब कुछ देखना है। तो आप समझ लीजिए, इस देखिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आप कोई भी पॉइंट बचेगा नहीं। एलपी एंड टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आप समझ लीजिए। देखिए, इसको क्या, एएलपी को क्या बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। ग्रुप सी की भर्ती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है ये। नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन लगभग मार्च में आएगा, लगभग मार्च। देखिए, थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा, आप समझिए बस इस चीज़ को। ठीक है, पिछली भर्ती कब आई थी? पिछली भर्ती आई थी 2018 में। करीब 56,000 पद आए थे, करीब 56,000, जिसमें 28,000 जो थे वो लोको पायलट के, असिस्टेंट लोको पायलट के थे। बाकी जितने बचते हैं वो थे आपके क्या कहते हैं, इसके टेक्नीशियन के। लगभग 28,000 ही टेक्नीशियन के थे। ठीक है, तो अब देखिए टेक्नीशियन में होता क्या, मांगते क्या क्या हैं। तो जो देखिए, जो असिस्टेंट लोको पायलट वही लोग बनते हैं जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री होती है। जैसे आपने बीटेक किया हो, आपने आईटीआई किया हो, आपने पॉलिटेक्निक किया हो, तो आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, और खासकर आईटीआई, उसमें लिख के आता है आईटीआई। अभी जब फॉर्म जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखिएगा, उसमें आईटीआई पहले लिख के आता है, बाद में बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जिन्होंने टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है वो इस चीज़ को जरूर देखें। साथ ही जो 12वीं पास हैं, समझिए, जो 12वीं पास लोग हैं वो टेक्नीशियन के लिए तैयार हैं। टेक्नीशियन की भी उतनी ही लगभग पोस्टें आती हैं, वही रैंक होती है, वही ग्रेड पे होता है, उतनी ही सैलरी होती है, वही सारी सुविधाएं होती हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट को होता है, वही टेक्नीशियन को होता है। बस असिस्टेंट लोको पायलट में ये है कि जब काम करते हैं, जब ड्यूटी के समय पर उनका ओवर टाइम हो जाता है असिस्टेंट लोको पायलट का, तो उनकी जो ओवर टाइम का पैसा है, वो उनकी सैलरी है, उनकी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। बाकी सब कुछ ग्रेड पे, सैलरी, ये जो कहते हैं, जो भी बाकी संसाधन है बिल्कुल सेम मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो टेक्नीशियन है वो 12वीं पास होता है, और जो एएलपी की जो करेगा, एएलपी की नौकरी करेगा, उसके बाद आईटीआई, पॉलिटेक्निक या बीटेक की, मतलब कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अब ये चीज़ समझ लीजिए, जो टेक्नीशियन वाले बनेंगे, जो 12वीं पास वाले हैं, वो मैथ से होने चाहिए। 12वीं उन्होंने उनके सब्जेक्ट में उनके मैथ होनी चाहिए। अगर उनके मैथ नहीं है तो ये फॉर्म वो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, भर्ती क्लियर होने में कितना समय लगता है। देखिए, 2018 में जब भर्ती आई थी, लगभग मार्च अप्रैल के महीने में आई थी, और 2019 की मार्च अप्रैल तक वो क्लियर हो गई थी। सारी भर्तियां अप्रैल तक क्लियर हो गई, एक साल के अंदर में भर्ती क्लियर हो गई, क्योंकि अप्रैल मई में इलेक्शन था। ठीक है, लोकसभा चुनाव का इलेक्शन था। तो ये आप मान के चलिए कि अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती आने वाली है, और एएलपी की भर्ती जरूर आएगी, पिछले 5 सालों से नहीं आई है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। साथ ही साथ ग्रुप डी की, और देखिए साथ ही साथ ग्रुप डी की भर्ती आनी। देखिए, ग्रुप डी की भर्ती भी चल रही है, जो 2019 में देखिए ग्रुप डी की भर्ती में क्या है, जब ग्रुप डी की भर्ती पिछली बार आई थी तो 2018 में भी आ गई और 2019 में भी आ गई। 2018 में करीब 64,000 के आसपास आई थी, और 2019 में जो है वो 1 लाख के ऊपर आ गई, 1 लाख भर्ती आ गई। ठीक है, तो अब जो 2018 वाली थी वो तो क्लियर हो गई थी 2019 में ही, लेकिन 2019 में जो भर्ती आई थी वो उस समय क्लियर नहीं हो पाई, इलेक्शन आ गया, उसकी वजह से एग्जाम नहीं हो पाया। इसके बाद 2020 में कोरोना आ गया, 2021 में फिर कोरोना आ गया, तो उस वजह से वो बन नहीं पाया। 2021-22 में इसका एग्जाम हुआ, इसके बाद अभी वो भर्ती पेंडिंग में है, अभी चल रही है, उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, तो वो भर्ती क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन नई भर्ती भी 2 ग्रुप डी की आनी है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात उसका मैं भी वीडियो बना के लेके आऊँगा ग्रुप डी का भी, लेकिन फिलहाल हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन की बात करें तो उसकी भी पहले समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सर सिलेबस क्या क्या रहेगा। देखिए, मैंने आपको भर्ती तो बता दी कि किस प्रकार से होती है। आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने 12वीं पास किया होना चाहिए, क्या कहते हैं, मैथ से, मैथ आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए अगर आपको टेक्नीशियन बनना है। ठीक है, सबको सेम होता है। अब देखिए सिलेबस क्या क्या होता है, तरीका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एएलपी का क्या कहते हैं, एएलपी का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा है और टेक्नीशियन का थोड़ा सा कम है। समझ लीजिए क्या है, 3 स्टेजें होती हैं एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए होती हैं 2 स्टेजें। प्री मेंस, देखिए जो एएलपी मतलब एस्ट्रोनॉट लोको पायलट बनेंगे उनके लिए होगा पहला प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस एग्ज़ाम, फिर साइको एग्ज़ाम। साइको एग्ज़ाम में यही क्या कहते हैं, जो आपकी तार्किक क्षमता है वही वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं, जो टेक्नीशियन बनेंगे उनका प्री और मेंस होगा बस। इसके बाद डीवी वगैरह तो सबका जो इसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, इसके बाद मेडिकल होना, वो तो सबका एक तरीके से नॉर्मल प्रोसेस है। अब समझ लीजिए क्या होता है, जब हम सिलेबस क्या क्या रहेगा, जब हम पहला एग्ज़ाम देने जाएंगे प्री एग्ज़ाम अच्छा एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों अलग अलग पोस्टें हैं, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है और जो एग्ज़ाम है वो सेम होता है, वही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आपको अलग अलग एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, एएलपी एग्ज़ाम अलग नहीं देना पड़ेगा और टेक्नीशियन अलग नहीं देना, वही एक एग्ज़ाम में एएलपी एंड टेक्नीशियन होता है, समझ रहे हैं ना। बस मेरिट आपकी अलग अलग जाएगी, एग्ज़ाम जो होता है वो सेम होता है। उसी एग्ज़ाम में आप जिस एग्जाम सेंटर पे गए, आपने एग्ज़ाम दिया, तो आप ये नहीं है कि आप एएलपी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेक्नीशियन एग्ज़ाम दे, आप दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, एएलपी का भी दे रहे हैं, टेक्नीशियन का भी दे रहे हैं। अगर आपने क्या कहते हैं, आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, आपके पास टेक्निकल कोई, अगर आपने क्या कहते हैं, आप 12वीं पास हैं, तो आप क्या कहते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं टेक्नीशियन के लिए अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ टेक्नीशियन की जॉब मिलेगी, लेकिन एग्ज़ाम सेम रहता है, ठीक है। एग्ज़ाम कोई अलग अलग नहीं होता है। अब समझ लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टेज 1 में क्या क्या आता है। देखिए स्टेज 1 1 घंटे का एग्जाम होता है, 60 मिनट का। मैथ आती है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है। साइंस मैं जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ साइंस वाले पोर्शन की, ठीक। जैसे जीएस में हमारा साइंस वाला पोर्शन होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला जो पोर्शन होता है, हम लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, जब उसी नॉर्मल जो तैयारी वाला जो कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछी जाती है, बिल्कुल जीएस वाली, बस वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछी जाती है। कोई इंटरनल अंदर का नहीं पूछेगा, इंटरनल पॉइंट नहीं पूछेंगे उसके, जो नॉर्मल लोग पढ़ते हैं पीसीएम का, बस वही पीसीबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पूछा जाता है, बस वही चीज़ पूछी जाएगी। अब देखिए 20 नंबर की आपकी मैथ आती है, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, ठीक है। रीजनिंग के आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, साइंस के मैंने आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन का पेपर होता है, 75 नंबर का भी होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के आएंगे और 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। माइनस मार्किंग रहेगी 1/3 की, 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आपने इस पेपर को देखिए, इसके जो आपके नंबर हैं ये आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये पेपर सिर्फ आपको स्टेज 2 में ले जाने के लिए है। आप समझ लीजिए इस बात को, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस एग्जाम के जो नंबर हैं, प्री एग्जाम के नंबर, वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये आपको सिर्फ स्टेज 2 में मतलब मेंस एग्जाम में क्या कहते हैं ले जाने के लिए, उस पर आपको पास कराने के लिए है, ठीक है। तो आपके ना मेंस में जुड़ेंगे ना फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे प्री के नंबर, बस आप इतने नंबर ले आए कि आप क्वालिफाइंग हो जाएं, एक मेरिट निकलेगी उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सबकी अलग अलग मेरिट रहेगी, टेक्नीशियन के लिए अलग मेरिट रहेगी, एएलपी वालों की अलग मेरिट रहेगी, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं और जो भी है सब कुछ सबकी अलग अलग मेरिट रहेगी। अब मेंस एग्जाम में क्या क्या आता है ये समझ लीजिए। आप प्री एग्जाम समझ गए होंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको कमेंट में आंसर दे दूंगा। और अगर लगेगा कि आपके क्वेश्चन ने जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझाना जरूरी, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहले आप लेकिन आप समझ लीजिए। अब मेंस एग्जाम में क्या है, प्री समझ गए होंगे किस प्रकार से होना है। मेंस एग्जाम 2 भागों में बटा हुआ है, एक ही दिन में दोनों भाग होते हैं एक साथ, मतलब एक भाग खत्म हुआ तुरंत दूसरा भाग खुल गया। ऑनलाइन एग्जाम होते हैं दोनों, सभी एग्जाम ऑनलाइन है, ठीक है, कुछ ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब आपका एक पार्ट खत्म, मतलब 2 पार्टों में बटा हुआ है। स्टेज 2 जो है आपका मेंस एग्जाम 2 पार्टों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। दोनों पार्ट एक ही दिन में होंगे, आपको सीट से उठना नहीं है। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, मतलब जो आपका मेंस एग्जाम होगा 2.5 घंटे का होगा। जो स्टेज 1 है वो आपका क्या कहते हैं 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा और आपको 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। उस क्या कहते हैं उसमें क्या क्या आएगा, जो 100 नंबर का होगा उसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, बेसिक साइंस आएगी, वही बेसिक साइंस हमारी जो इसमें प्री में आएगी, जो नॉर्मल लोग पढ़ते हैं बेसिक साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पढ़ते हैं तैयारी के दौरान, ठीक है, तो वही आएगी। और करंट अफेयर्स आएगी, 100 नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे और क्या कहते हैं 90 मिनट की आपकी टाइमिंग होगी, ठीक है। दूसरा वाला जो पार्ट 2 है, देखिए आपको एक ट्रेड चुननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए किसी ने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल से मतलब वो मेंस एग्जाम का फॉर्म भी दोबारा से भरते हैं। जैसे हम लोग जब हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, तो जब प्री पास कर लेंगे तो मेंस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आप मान लीजिए मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए तो आपको मेंस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म भरवाएगा। तो फॉर्म में आपसे पूछेगा कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो कि किस ट्रेड से आप हो,
किस स्टेट से आप हो, जो 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 रिलेवेंट ट्रेड है आपकी, रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसका भी तो एग्जाम होता है, रिलेवेंट जो जिस ट्रेड से आप हो। अब जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल से हो, आपने इलेक्ट्रिकल से कोई डिप्लोमा डिग्री की हुई है तो आप इलेक्ट्रिकल भर दोगे तो 75 क्वेश्चन उसके इलेक्ट्रिकल के पूछे जाएंगे, ठीक है। आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप 12वीं पास हो, आप 12वीं पास हो, आपके पास तो कुछ है नहीं, तो आप क्या कहते हैं पीसीएम भरोगे, ठीक है। तो जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, मैथ के जो पीसीएम भर दोगे तो जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो क्या कहते हैं, जिसे जो तैयारी के दौरान हम लोग अर्थमेटिक और कहते हैं लॉजिकल क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं मैथ के, बस वही वाले क्वेश्चन, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं। उसमें लिख के आता है कि 12वीं पास वाले क्वेश्चन इंटर की मैथ आएगी, ऐसा नहीं है। मैंने उसका एग्जाम देखा, एग्जाम पैटर्न भी देखा है, आप लोग भी देखिएगा। जो हम लोग नॉर्मल मैथ पढ़ते हैं ना तैयारी के दौरान, कॉम्पिटेटिव मैथ जो होती है, बस वही बेसिक मैथ, जिसको अर्थमेटिक और क्या कहते हैं टेक्निकल मैथ, दोनों क्या कहते हैं एक तरीके से आएंगी, ठीक है। उसके 75 क्वेश्चन आएंगे। जो लोग इंटर पास हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ सिर्फ, जो अब ये जो पीसीएम वाला मैं बता रहा हूँ, जो क्योंकि भाई उनके पास तो डिग्री या डिप्लोमा तो है नहीं टेक्निकल कोई, तो वो कौन सी ट्रेड भरेंगे, तो अपना पीसीएम वाला ही भरेंगे ना, ठीक है। तो एक तो क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं ये पास होना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं वो भर देंगे फॉर्म, वो अपना मैथ भर देंगे तो बस वही बेसिक क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएंगे, बाकी आपके कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर कोई 12वीं का बच्चा ये चाहता है कि नहीं हमको मैकेनिकल भी आता है, हमने कहीं पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत हमको तैयारी है मैकेनिकल की, या उसको टाइम मिल जाता है मैकेनिकल की तैयारी करने का, तो वो मैकेनिकल भी भर सकता है। उसके बाद ट्रेड, उसके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो भी वो भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन उसको एएलपी नहीं मिलेगा, उसको एएलपी तो नहीं मिलने वाला, ये आप समझ लीजिए। वो मैकेनिकल से भी पेपर दे सकता है, आप समझिए। अब ठीक है, तो भैया 100 क्वेश्चन इसके आएंगे और 60 क्वेश्चन और क्या कहते हैं 75 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसके लिए जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए 90 मिनट मिलेंगे, और जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए 60 मिनट मिलेंगे। अब जो आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट जो आपकी बनेगी वो इस 100 नंबर वाले से बनेगी, 100 नंबर वाले से। ये जो होता है, ये 75 क्वेश्चन जिसमें आएंगे, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। मात्र 30% नंबर आपको लाने पड़ते हैं, मात्र 30%, मतलब 75 का 30% होता है लगभग 7 त्रिका 21, लगभग 22 साढ़े 22 नंबर, मतलब 75 में 22.5 नंबर भी आप ले आते हो ना तो बिल्कुल आप पास हो। इसके लिए कोई अलग से मेरिट नहीं बनती है, ठीक है ना। जो समझ लीजिए, बिल्कुल मैं क्लियर बता रहा हूँ, इसके लिए कोई अलग से मेरिट नहीं बनती है। बस आप सिर्फ 22 नंबर ले आओगे ना, 75 में 22 नंबर, मात्र 22 नंबर, तो आप क्या कहते हैं आप पास हो जाओगे, आप पास मान लिए जाओगे बस। तो क्या कहते हैं, तो आपकी जो पार्ट 1 है वो कॉपी चेक की जाएगी, मतलब जो आपका पार्ट 1 है वो चेक किया जाएगा, उसी से आप मेरिट बनेगी। अगर आप पास हो गए, ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं आपके पास कोई, आप पीसीएम वाले हैं, आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, आपने टेक्नीशियन के लिए भरा है, आपने ये सेकंड स्टेज पास कर ली, मेंस पास कर लिया, इसके बाद आपका डीवी हो जाएगा, बस इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने एएलपी भर रखा है तो आप ये मेंस पास कर लेंगे तो आपके स्टेज 3 होगा, स्टेज 3, ये आपका साइको एग्जाम होता है, ठीक है। मतलब आपकी तार्किक क्षमता देखी जाती है कि आप फैसला किस तरीके से लेते हो, किस प्रकार से आप क्या कहते हैं डिसीजन लेते हो। मान लीजिए आपके पास कोई क्रिटिकल कंडीशन फंस जाती है, ठीक है, मतलब ड्राइविंग के दौरान, तो आप किस प्रकार से फैसला लेते हो, किस प्रकार से अपनी तार्किक क्षमता का, बुद्धि का प्रयोग करते हो, इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बाकी क्या कहते हैं आई टेस्ट वगैरह भी किया जाता है कि क्योंकि जो एस्ट्रोन लोको पायलट होता है वो एक तरीके ड्राइवर होता है, ट्रेन का ड्राइवर होता है, तो उसके लिए आंखें भी बिल्कुल कहते हैं 6/6 की होनी चाहिए, तो मेडिकल भी इसका अच्छा खासा होता है। समझ रहे हो ना। तो स्टेज 3 होता है, बस ये स्टेज 3 एएलपी वालों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, टेक्नीशियन वालों के लिए नहीं है। अब अच्छा हाँ, मेंस में भी 1/3 की माइनस मार्किंग है, मेंस में भी 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो चीज़ें आप सब कुछ समझ गए होंगे। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। स्टेज 2 में जाने के लिए पार्ट 1 जो है, स्टेज 1 जो है, स्टेज 2 में जाने के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई मेरिट फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। स्टेज 2 2 पार्टों में बटा हुआ, एक आपकी रिलेवेंट ट्रेड जो मैंने बताया आपको समझाया वो, ठीक है, और पार्ट 1 जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये रिलेवेंट ट्रेड जो है इसमें सिर्फ 75 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 75 नंबर में 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होते हैं, इसमें भी सिर्फ आपको 22-23 नंबर लाने, मतलब 30% नंबर लेके आने। आप 30% नंबर ले आते हो, आप पास हो, ठीक है। और जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है आपके मेंस एग्जाम से। दूसरा नॉर्मलाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है, नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए रेलवे का एग्जाम एक बड़ी संख्या होती है, इसमें क्या कहते हैं स्टूडेंट की बड़ी संख्या होती है, तो एक दिन में तो एग्जाम होता नहीं है, तो एक से ज़्यादा ट्रेड में, एक से ज़्यादा दिन में जिसका एग्जाम होगा, जिसका एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, ये नियम है, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का, मैं अगले वीडियो में वो भी समझा दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप चीज़ समझ गए होंगे। अब क्या कहते हैं, इससे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगी। अब जो चीज़ आपको न समझ में आ रही हो तो आप उसको क्या कहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर कमेंट में ही दे दूंगा।
अब क्या कहते हैं, अब तो कुछ बचता नहीं है, और कुछ बचा है क्या इसमें बताने के लिए? अब तो कुछ बचा नहीं है। आपका क्या कहते हैं, यही है कि आपका मार्च में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, लगभग आपका एग्ज़ाम जो है इसी साल अच्छे से हो जाएगा, प्री मेंस सब हो जाएगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। तो आप तैयारी जारी रखिए। जिसका जो इंटर पास हुए हैं 18 साल के ऊपर होने चाहिए बस। 18 से 25 शायद इसकी एज लिमिट रहती है, जब वो आ जाएगा तब मैं क्लियर कर दूंगा। 18 से 25 रहती है। और क्या कहते हैं, बाकी ओबीसी SC ST को तो जो एज की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल की। ठीक है, तो अभी और भी कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर मैं दे दूंगा। तो अभी वीडियो इतना ही है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।